गुज़श्ता हफ्ते कुछ ऐसे वाक़यात हुए कि उन्हें देख के इंसान का दिल दहल जाता है। एक वाक़या ऐसा था कि जिसमें एक वीडियो क्लिप सामने आया जिसमें हमारे इलाके के नामी ग्रामी और खुशहाल तस्वर किए जाने वाले चंद अफराद ऐसे थे कि वो गैर कानूनी तरीके से बॉर्डर क्रॉस करके यूरोप पहुंचना चाहते थे। और सबकी जो महबूब मंजिल है वो लीबिया से इटली ही है, क्योंकि वहाँ आगे नागज़ीन कैंप बने हुए हैं जहाँ जो है वो असाइलम हासिल करना आसान तरीन काम है। वो जो मुतवव्वल लोग थे हमारे इलाके के, ऐसा लगता था कि उन्होंने कई दिनों से कुछ खाया पिया नहीं है और ना ही उन्हें कहीं नहाने धोने की कोई सहूलत हासिल थी, और उन्हें देख के काफ़ी दिल दुखी हुआ। दूसरा जो वाक़या था ऐसा था कि एक शख्स जो सऊदी अरब में अच्छा खासा सेटल था, वहाँ उसकी बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी लिहाज से तनहा थी, लेकिन उससे वो बंदा गैर मुतमईन था। वो वापस आया, उसने 2-4 लोगों को तैयार किया और उन्हें लेकर वो लीबिया पहुंच गया। लीबिया पहुंचने पे उन्हें वहाँ की जो मिलिशिया थी या कोई फोर्स थी, उन्होंने उन्हें अरेस्ट कर लिया। दौरान कैद जिस कमरे में उसे बंद किया गया था, वहाँ उसे किसी जहरीली चीज ने काटा, जिसकी वजह से उसे की वहां पे ही मौत हो गई। अब उसकी लाश को वापस लाना एक बड़ा मसला बन गया था। अब जो लोग लीबिया जा रहे हैं, इससे कबल ये 12 लाख 15 लाख और 16 लाख में सौदा तय होता था और लोग वहां पहुंच जाते थे बजरिया किश्ती या दिगर जो उनके कोई जराए होते थे। फिर एक वाक़या ऐसा हुआ, गुजरात के लोग उसमें ज्यादातर हलाक हुए थे कि जो कश्ती थी वो समंदर में डूब गई। उसके बाद मार्केट में जो ये ह्यूमन स्मगलर थे, इन्होंने बात फैला दी कि अब 16 लाख की बजाय हम आपको 25 लाख या 28 लाख या 30 लाख रुपए में बड़ा जो बहरी जहाज होगा उसमें बिठाकर हम इटली बाहिफाजत पहुंचा देंगे। उसके बाद धड़ाधड़ लोगों ने उसी तरह पैसे देना शुरू कर दिए और लोग इसी ख्वाहिश में यूरोप पहुंचने की लीबिया पहुंचने लगे। तीसरा जो वाकया ऐसा था कि कश्ती में सवार होके उसमें भी जो ज्यादा तादाद थी वो पाकिस्तानियों की थी, और पाकिस्तानियों में भी ज्यादा जो तादाद थी वो आज़ाद जम्मू कश्मीर मीरपुर डिवीजन से ताल्लुक रखने वाले नौजवानों की थी, जिनका ताल्लुक कोटली के इलाके खुरटा के एक मजाफाती गांव बनली से था। अब बनली एक ऐसा गांव है जिसमें ये ह्यूमन स्मगलिंग एक अरसे से होती आ रही है, और कुछ अरसा पहले तक ये कहा जाता था कि उस गांव में 16 साल से ऊपर तक का नौजवान ढूंढना बहुत मुश्किल काम है। अब जो वो कश्ती डूबी तो उसके बाद इस गांव से ताल्लुक रखने वाले बड़ी तादाद में जो नौजवान थे लापता हो गए, और तरह तरह की खबरें आना शुरू हो गई कि हो सकता है कि वो हलाक हो गए हैं। अभी भी कुछ ना कुछ लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं कि कहीं ना कहीं से कोई अच्छी खबर आ जाए। अब ये जो रुझान है, इसकी ना तो तहकीक हमारी हुकूमत करती है, ना ही हमारे जो लोग इस माशरे के जिम्मेदारान तस्वर किए जाते हैं, असातिज़ा हैं, वालिदैन हैं और मजहबी पेशवा हैं, वो कभी इस मामले को ज़ेर बहस लाते हैं, और न ही वो नौजवानों को ये बताते हैं कि ऐसा गैर कानूनी काम करने से उसमें आपकी जान भी जा सकती है, और जो 99% चांसेस होते हैं उसमें जान चली भी जाती है। आए रोज ऐसे वाकयात हो रहे हैं। इसमें जरूरत इस अमर की है कि हमारे लीडरान, हमारे मजहबी पेशवा, हमारे असातिज़ा और वालिदैन जो शऊर रखते हैं वो सामने आएं और अपने नौजवानों को समझाएं कि ये खुदकुशी वाला रास्ता इख्तियार बिल्कुल भी ना करें। हमारे पास और बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। आप आला तालीम हासिल करें, हुनर हासिल करें, जिसकी बाकी दुनिया को बहुत डिमांड है। वहां जाके आप अपना
अच्छी कमाई कर सकते हैं, अच्छा रोजगार ले सकते हैं, अमीर हो सकते हैं, बड़ी कोठी और बड़ी जो गाड़ी है वो आप खरीद सकते हैं। लेकिन बजाय इसके कि नौजवानों की इन सलाहियतों को मुस्बत तरीके से इस्तेमाल किया जाए, हर तरफ यही सुनने को मिलता है कि इस मुल्क में कुछ भी नहीं है, भागो यहाँ से। जिसका जो कोई बस चलता है तो वो भागने की कोशिश करता है। गुज़श्ता कुछ अरसे से ये ट्रेंड चला कि बरतानिया को अफरादी कुव्वत की जरूरत पड़ी तो उसने स्टूडेंट वीज़ास खोल दिए और 50 लाख रुपए तक खर्चा आता था। लोगों ने धड़ाधड़ वो वीजे खरीदना शुरू कर दिए। उसके बाद अब जो उन्होंने एक नया कारोबार खोला है, वर्क परमिट, वो जो कंपनी वहां होती है वो यहाँ से लोगों को केयर वर्कर, फार्मर्स और दीगर जितने भी कोई स्किल्ड हैं उनके लिए वहां उनको बुला रही है। वहां उन वीजों की मामूली सी फीस है, लेकिन यहाँ 20,000 22,000 पाउंड चार्ज किए जा रहे हैं, तकरीबन 1 करोड़ 1.5 करोड़ रुपया, और उसके लिए भी धड़ाधड़ लोग लाइनों में लगे हुए हैं। और इस तरह से जो डिंकी लगाकर छोटी कश्तियों में बैठ के गैर कानूनी तरीके से यूरोप पहुंचने का जो रुझान है, इसमें भी दिन ब दिन इजाफा हो रहा है और इसमें भी 25-30 लाख रुपए से कम खर्चा नहीं होता और इसमें जान जाने के 100% चांसेस होते हैं और वो काम भी लोग धड़ाधड़ कर रहे हैं। इस माशरे में 90 की दिहाई के बाद, 90 की दिहाई में जहाद कश्मीर में हमारे नौजवानों को झोंका गया था। वो बेमकसद जहाद जिसका कोई नतीजा नहीं निकला था और ऊपर की सतह पे बड़े गलत काम होते थे, जबकि जो नौजवान थे कुछ को तो उधर वहां की जो फोर्सेस थी वो मार देती थी, कुछ की कहानियां ये होती थी कि ये जो आपस में तंजीमें होती थी वो एक दूसरे को मार देती थी। उसमें बड़ी तादाद में हमारे नौजवान हलाक हुए थे और 2000 के बाद ये ट्रेंड चल पड़ा गैर कानूनी तरीके से यूरोप पहुंचना और अमीर होना, रातों रात बड़ी कोठी और बड़े बंगले की ख्वाहिश में ये नौजवान जो है अपनी जानों से हाथ धो रहे हैं। कई लोग जो थे वो अपने खानदान का वाहिद सहारा थे और कई लोगों ने, कई खानदानों ने अपनी जो सारी जमा पूंजी थी इन बच्चों पे लगा दी, जो कि वो सारी की सारी समंदर में गर्क होती हुई नजर आ रही है। अब जो लोग यूरोप के सुहाने ख्वाब सजाए हुए हैं और बरतानिया के, अमेरिका के, कनाडा के, वो वहां जाके उस माशरे का हिस्सा बनना चाहते हैं, वहां से बहुत सारा पैसा कमा के फिर अपने वतन में भी ठाठ बाट से रहना चाहते हैं और बड़े बताना चाहते हैं कि वो दे आर समबडी। ये समबडी होने के चक्रों में, क्योंकि ना ही तो हमारा कोई पीर हमें बताता है, ना ही तो हमारा उस्ताद बताता है कि हलाल तरीके से भी यू कैन बी समबडी, लेकिन वो इस बात को गोल मोल कर देते हैं। हमारे मोटिवेशनल स्पीकर भी वो सिर्फ यही कहते हैं कि आपके पास बहुत सारा पैसा है, बहुत सारी गाड़ियां हैं, आपके पास बैंक बैलेंस है, आपके पास बड़ा घर है, तो यही कामयाबी है। इसके अलावा अगर कोई कहे कि मैं कामयाब हूं, या फिर ये कोई कहे कि इस मुल्क में रह कर भी आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है, आप बहुत काम कर सकते हैं, आप अमीर हो सकते हैं, यूरोप जितने भी अमीर हो सकते हैं, तो उस शख्स को बेवकूफ गर्दाना जाता है। उसे ये कहा जाता है कि इस मुल्क में कुछ रहा ही नहीं है और यहां से भाग जाना ही मुनासिब है। अब जो लोग वहां जाके 60 साल पहले आबाद हो गए थे, उनकी जो दूसरी और तीसरी नस्ल है वो उसी माशरे का हिस्सा बन गई है। वो शक्ल शुबात से तो हम जैसे लगते हैं, लेकिन दिमाग से वो हम जैसे नहीं हैं, क्योंकि वो वहां पैदा हुए हैं और हर शख्स का वही वतन होता है जिसमें वो पैदा होता है, जिसमें उसका बचपन गुजरा होता है, जिसमें उसकी जवानी गुजरी होती है। उन्हें पाकिस्तान से या आजाद जम्मू कश्मीर से कोई गर्ज नहीं होती और उनके आबाओ अजदाद ने जितनी भी कमाई की होती है इस उम्मीद में कि कल कला हो सकता है हमारी नस्लें आके यहाँ आबाद हों या रहना चाहें, तो उन्हें उससे कोई गर्ज नहीं होती। जो ही उनके वालिदैन फोत होते हैं, वो सारी कोठियां, वो सारे बंगले, वो सारे प्लाजे बेच के वो यूरोप में और अमेरिका में जाके हॉलीडेज करते हैं, मजे करते हैं और उसके बाद वो अपनी जिंदगी में वो मगन हो जाते हैं। हमारे जो एक्सपर्ट्स थे, हमारे जो ओवरसीज
पाकिस्तानी या आज़ाद जम्मू कश्मीर के लोग थे, उन्होंने यूरोप, अमेरिका, बरतानिया में रह के अपने माशरे में वहाँ की टेक्नोलॉजी, वहाँ की अच्छी रवायात, वहाँ की तालीम, वहाँ से कोई हुनर या कोई फैक्ट्रीज या इस तरह की कोई दीगर चीजें जो इस माशरे को बेहतर बना सकती थी, वो यहाँ नहीं लगाई, बल्कि उन्होंने यहाँ एक बड़ा मकान बनाया और उसके बाद कब्रिस्तान बनाया, जो वहां से ला ला के लोगों को दफनाते रहे। इसके अलावा उन्होंने कुछ नहीं किया। अब वो मकान तो बिक रहे हैं, कब्रिस्तान खैर अपनी जगह पे मौजूद है। अब ये जो लोग हैं इसी धुन में सवार वहां पहुंचना चाहते हैं, फिर ये ख्वाहिश रखते हैं कि उनके बच्चे यहाँ शायद आएं और उनका ठाठ बाट बने, उनका स्टेटस बने, वो शायद मुमकिन ना हो सके। एक सुराब है जिसके पीछे सारे भाग रहे हैं, लेकिन हमारी ना हुकूमतों को कोई फिक्र है, हमारे माशरे के जो जिम्मेदारान हैं ना उन्हें कोई फिक्र है। बैसियत उस्ताद, बैसियत वालदेन, बैसियत मजहबी पेशवा, रहनुमा, पीर जो भी थे, वो सारे के सारे ऐसा लगता है कि नाकाम हो गए हैं। अपनी आने वाली नस्लों को ना ही कोई वो डायरेक्शन दे सके हैं और ना ही कोई उन्हें कोई मकसद समझा सके हैं। यही ट्रेंड जारी रहा तो इस मुल्क का और इस मुल्क के मुस्तकबिल का अल्लाह ही हाफ़िज़ लगता है।